नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में आपके सामने बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में देखेंगे एलिमेंट, और फिर एलिमेंट के तहत आज देखेंगे नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स क्या है, यानी तत्व। कहें तत्व की अगर बात किया जाए तो एक टीनी पार्टिकल्स, जिससे ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, और ना ही उसका हम रूप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को 3 भागों में डिवाइड करें तो कौन कौन सा तत्व में, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स यानी जो ठोस होंगे, एक्सेप्शनल मरकरी, जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पे, दैट मीन्स कहें 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी के अलावा एक गैलियम है, वो गैलियम धातु भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होगा। तो मेटल्स क्या है, जिसमें लस्टर होगा, चमक होगा, ठोस होगा और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, सुचालक होगा। और यही मेटल्स का अपोजिट मेरिट, यानी जो धातु है उसके अपोजिट गुण नॉन मेटल्स में देखे जाएंगे, अधातु में देखे जाएंगे। और फिर मेटलॉइड क्या होगा, तो बोथ मेटल और नॉन मेटल दोनों के सम्मिलित गुण मेटलॉइड में देखे जाएंगे। तो आइए देखते हैं नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल्स के अंतर्गत जो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे जो हमारे लिए आने वाले पेपर में बेनिफिट होगा। बात करें नॉन मेटल्स की, देखिए अगर हम नॉन मेटल देखें, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विथ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। अधातुएं धातुओं के विपरीत गुणों वाले तत्व हैं। क्या कहा, गुणों वाले। तो कैसे हम डिफरेंस करेंगे, कैसे दोनों में अंतर करेंगे, अधातु को देखते चलेंगे क्या क्या फीचर्स है, उसी के अपोजिट जो मेटल्स का फीचर होगा। अब ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि ये पदार्थ के सभी रूपों में पाए जाते हैं, पदार्थ के सभी रूपों में पाए जाएंगे। दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। दे डोंट पोसेस लस्टर, उनमें चमक नहीं होते हैं। जबकि मेटल की बात करें तो जैसे गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सब क्या होगा, सब में चमक होगा। लेकिन एक्सेप्शनल यहां भी है, नॉन मेटल में है एक्सेप्शनल आयोडीन, उसमें क्या है, लस्टर है, चमक है। अब देखते हैं आयोडीन की बात करें, जो नमक है, अब देख लीजिए व्हाइट, मिल्की व्हाइट है, चमक है उसमें। यानी अधातु का गुण क्या होगा, पदार्थ के सभी रूपों में पाए जाते हैं। दे डोंट पोसेस लस्टर, उनमें चमक नहीं होंगे। एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, आयोडीन। अगेन फिर क्या कहा, देयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जहां मेटल देखते थे, अगर हम धातु की बात करें तो ये क्या था, विद्युत का सुचालक था। जैसे सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, फिर कॉपर है, अल्युमिनियम है, फिर लोहा है, ये सब क्या है, सुचालक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट, जो नॉन मेटल्स है, अधातु है, वो विद्युत का सुचालक है। जैसे आप याद करिए, अगर पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जो लीड होती है ब्लैक वाली। तो प्रैक्टिकल मत करना, लेकिन अगर हम बिजली का जो डैशबोर्ड बना हुआ है, जहां पे प्लग होता है बना हुआ, अगर वहां पे हम पेंसिल को पिंच करेंगे और अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो एहसास हो जाता है कि वाकई में वो बिजली का सुचालक है। फिर क्या कहा कि दे आर नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल। ये लचीला और तन्य नहीं होते हैं। लचीला की बात करें, जैसे आप गोल्ड देखिए, गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड हम आभूषण नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लचीला है और तन्य है। जबकि हम अधातु की बात करेंगे तो वो लचीला और तन्य नहीं होते हैं, एकदम किस फॉर्म में होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट
नॉन मेटल्स महत्वपूर्ण अधातु में कैसे कैसे आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कार्बन आवर्त सारणी में समूह 14 से संबंधित है और यह दोनों अवस्था में पाया जाएगा, फ्री स्टेट मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में मौजूद होता है। आप एलपी में अगर पेपर दिए होंगे तो ये चीज समझना पड़ेगा कि कार्बन की मौजूदगी पीरियोडिक टेबल में कहां है। तो कार्बन की मौजूदगी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में है और कार्बन मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाएगा। संयुक्त अवस्था यानी CO2। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्री मुक्त अवस्था तो है ही है कार्बन, लेकिन संयुक्त अवस्था CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे बात समझ में क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखते हैं आगे। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन हैज 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के 2 स्पष्ट अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। 2 अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो कुछ बातें करते हैं डायमंड से और कुछ बातें करते हैं ग्रेफाइट से। देखिए डायमंड की बात करें, सबसे कठोर धातु। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और विद्युत का कुचालक है। एक क्वेश्चन आता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होगा? हीरा होगा। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप या शुद्ध रूप है। यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लास। इसका उपयोग आभूषण बनाने और कांच काटने में किया जाता है। तो अब देखते हैं जो कांच कटता है वो जो ब्लेड है उस ब्लेड के मुहाने पे क्या यूज किया जाता है? डायमंड यूज किया जाता है, हीरा यूज किया जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? एक ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होगा? हीरा होगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और यूजेज कांच को काटने में कार्बन के किस अपरूप का यूज किया जाता है? डायमंड का यूज किया जाता है। अब आज ये ग्रेफाइट कहा इट्स एन एक्सेप्शन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको पता है ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। यह एक अपवाद है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। परमाणु रिएक्टर में इसे मंदक के रूप में भी यूज करते हैं। यानी परमाणु रिएक्टर में इसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है। अगर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो सर परमाणु रिएक्टर में कैडमियम होता है जो रॉड बना होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि कैडमियम रॉड परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड, किस रॉड का यूज करते हैं? कैडमियम का। तो परमाणु रिएक्टर में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। उस एनर्जी को हम कैसे मेंटेन करेंगे? मॉडरेटर के रूप में कौन काम करेगा? ग्रेफाइट काम करेगा। ठीक है, अरे बात समझ में? कौन सा रॉड यूज किया जाता है? कैडमियम का रॉड यूज किया जाता है। इसमें तो परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कहें हम CO। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मींस केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CO होगा। देखिए इट इज कलरलेस, यह प्रकृति में रंगहीन है। फिर क्या? ऑर्डरलेस यानी गंधहीन है, कोई स्मेल नहीं है। और न्यूट्रल एंड हाईली पॉइजनियस गैस इन नेचर। यह प्रकृति में रंगहीन, गंधहीन, तटस्थ और अत्यधिक जहरीली गैस के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जितने भी यातायात हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो जहरीली गैस निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक रंगहीन, गंधहीन और न्यूट्रल और अत्यधिक जहरीली यानी काफी पॉइजनियस गैस है नेचर में। अब इसका जो नुकसान कैसे होता है? तो कभी कभी आप देखिए यातायात के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जितने भी स्मॉक है यानी कहें धुआं है,
उस धुआं के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो देखते हैं जब हम लोग चलते हैं ऑन द वे तो पूरे फेस को कवर करके चलते हैं। रीजन बिहाइंड, क्यों कवर करते हैं? प्रदूषण से बचने के लिए। रीजन क्या होता है कि जैसे ही हम सांस लें और जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण एरिया है, प्रदूषित क्षेत्र है, तो जैसे ही सांस लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त जो हवा है वो हम सांस के साथ अंदर गया, और जैसे ही अंदर जाएगा जो हमारा रक्त है, ब्लड है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करेगा, रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करते हुए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। अगर हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो सर ये ब्लड है, ब्लड को हम दो भागों में डिवाइड कर दें, एक हो गया हमारा प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, ये हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन कहां रहेगा? आरबीसी में। ये इस ऑक्सीजन दौड़ता है, कवर करता है पूरे बॉडी पार्ट में, तो हीमोग्लोबिन बनाने के बाद, यानी होता क्या है कि जैसे ही हवा के संपर्क में आए, वो प्रदूषित हवा जहां कार्बन मोनोऑक्साइड फैला हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम घुटन महसूस करते हैं और फिर एकदम बेचैन होकर हम खुली जगह में जाने का प्रयास करते हैं जहां पे प्रदूषण मुक्त क्षेत्र हो। अरे बात समझ में? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हार्मफुल है हमारे लिए। इसलिए जितने भी डस्ट वाले क्षेत्र हैं या कहें जितने भी प्रदूषित क्षेत्र हैं, हम कवर कर निकलते हैं फेस को, यानी खासकर अपने इस वाले पार्ट को, ताकि हम जो प्रदूषित हवा है, जो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है, वो हम सांस के जरिए अंदर ना ले। क्वेश्चन क्या आएगा अब? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो प्योर मात्रा है वो कम हो जाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ेगा। अरे बात समझ में? चलिए आगे। अब क्या कहा, कभी कभी आप देखिए कि अगर हम ठंड के दिनों में अक्सर, क्योंकि अब तो सर गांव की बातें रही नहीं, क्योंकि अब तो उज्ज्वला योजना के जरिए घर घर में गैस चूल्हा हो गया, तो ठंड के दिनों में अगर हम लकड़ी उकड़ी जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, तो जब धुआं होता है उससे, तो बहुत ज्यादा हमें बेचैनी महसूस होने लगता है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बंद कमरे में लकड़ी की आग या कोयले की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे बंद कमरे में दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। कभी कभी ऐसा करना, ठंड के दिनों में होता क्या है कि हम अगर आग लगा कर रखें और हम उसे क्या किए, ठंड के दिनों में लगा के रखे और सो गए, जैसे ही बुझा, इससे निकलने वाली जो धुआं है, इस धुआं से दम घोंटू गैस कहते हैं इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अभी कुछ देर पहले कहा, क्यों सांस नहीं ले पाएंगे? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन का जो मात्रा है उसका कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा? एक बंद कमरे में लकड़ी आग या कोयले की आग से कौन से गैस का निर्माण होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी, व्हाटएवर जो भी दे, तो याद रखना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत हैं ये? 0.03%। वायु यानी क्या हो गया? वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, कितना होगा? 0.003%।
सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। सॉलिड CO2 क्या है? ड्राई आइस। अब ड्राई आइस का यूज कहां होगा? ड्राई आइस की बात करें तो सर जितने भी जो खराब होने वाले भोजन हैं जो हम एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, हम उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ से कंजर्व करते हैं, उसे बचाते हैं। कैसे? देखिए, कहा ड्राई आइस इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल एज इट प्रोवाइड्स द कोल्ड एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर। शुष्क बर्फ का उपयोग नष्ट होने वाले खाद्य सामग्री, नष्ट होने वाले यानी जितने भी, चाहे हम जो जिसकी लाइफ 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं है, तब हम ड्राई आइस का यूज करते हैं और उसे कंजर्व करते हैं, क्योंकि यह ठंड और निष्क्रिय वातावरण प्रदान करता है। ऐसा क्या करता है? ये ठंड के कारण जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, फंगी है, वो पनप नहीं पाता है, और पनपता भी है तो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी शुष्क बर्फ का यूज नष्ट होने वाले खाद्य सामग्री में के परिवहन में करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड और निष्क्रिय वातावरण के कारण जीवाणु और फंगी मर जाते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? क्यों? ये तो पता है शुष्क बर्फ का करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे भैया क्यों करते हैं, तब इनके लायक जीवाणु और कवक के लायक इन्वायरमेंट, वातावरण उन्हें मिल नहीं पाता है, इस कारण से वो पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या है? ऑक्सीजन के निर्माण। अब CO2 की भूमिका क्या है ऑक्सीजन के निर्माण में, समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 है सर, H2O है, जल है, और सोलर एनर्जी यानी सनलाइट। यानी क्या होगा कि CO2 प्लस H2O प्लस कहें सनलाइट, सूर्य की किरणें। क्वेश्चन कभी कभी आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यकता है? CO2 होगा, H2 होगा, सनलाइट होगा, तब जाकर भोजन का निर्माण होगा पौधों के लिए। अब इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के निर्माण हेतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब एक कार्बाइड है। कार्बाइड्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कार्बाइड विद्युत नकारात्मक तत्व या धातु के साथ कार्बन का एक कंपाउंड है, यौगिक है। अब आज ये सिलिकॉन, कार्बन खत्म हुआ। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन नेचुरली रूप से रेत में होता है, बालू में होता है, सिलिका में होता है, लेकिन यह कभी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में कभी नहीं होगा। यह एक ऐसा धातु है जो एलोट्रॉपी का रूप विशेषता भी प्रदान करता है। दिस इज एन नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच ऑल्सो एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोट्रॉपी। एक चीज हमेशा समझिएगा कि सिलिकॉन कभी भी प्रकृति में रेत में होता है, लेकिन मुक्त अवस्था में वो कभी नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे। अब क्या कहा? सुपर कंडक्टिविटी। एक चीज थोड़ा समझना पड़ेगा कि अति चालकता किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का यूज हम किस में करते हैं? तो आईसी चिप्स बनाने में करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी जितने भी कंप्यूटर मोबाइल हैं सब में सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी के कारण जब किसी पदार्थ को, किसी भी मैटर को, किसी भी एलिमेंट को
0 डिग्री केल्विन तक ठंडा करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। उनके इस गुण को अति चालकता कहते हैं। इस कारण से सिलिकॉन को यूज करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में, ऐसी चिप्स के निर्माण में। सिलिकॉन कार्बाइड इज एन आर्टिफिशियल डायमंड कॉल्ड कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम हीरा है जिसे कार्बोरेंडम भी कहा जाता है। आगे देखिए, सिलिका को रेत भी कहते हैं। सिलिका इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड विच एग्जिस्ट मस्ट अबॉन्डेंटली इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास सीमेंट। सिलिका को रेत भी कहते हैं, बालू भी कहते हैं, जो प्रकृति में ठोस स्थिति में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यूज कहां करते हैं? कांच के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में, यानी कहीं बिल्डिंग जो मटेरियल एक तरह से हो गया। सीमेंट जोसेफ एस्पडिन, जोसेफ एस्पडिन या फिर एस्पडिन जो कहें, ने सीमेंट का आविष्कार किया। खोज नहीं, आविष्कार। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और उठा के देखोगे, कभी कभी रहता है पोर्टलैंड सीमेंट, तो कंफ्यूज मत करना। सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पडिन ने किया, जिसमें हम सिलिकॉन को मिलाते हैं। क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2। सिलिका, क्वार्ट्ज SiO2 का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय यानी क्या होगा? बिल्कुल क्लियर पानी की तरह दिखे, उसी को हम क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। अब आ जाए नाइट्रोजन, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, 78%। एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर अबाउट 78% बाय वॉल्यूम। वायु की महत्वपूर्ण घटक जिसकी आयतन 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है ये। सर नाइट्रोजन का यूज कहां होगा? नाइट्रिक एसिड में, अमोनिया में और अन्य नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण में। तो देखते हैं कहां कहां यूज करते हैं नाइट्रोजन का। सबसे पहले एज ए रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड फॉर्म, द्रव्य के रूप में शीतलक का कार्य करता है। ठंडा कूलेंट करता है वो, द्रव्य के रूप में शीतलक का काम करता है रेफ्रिजरेटर में। फ्यूरॉन रहता है ना, कौन सा गैस रहता है? फ्यूरॉन रहता है, तो वो क्या रहता है? लिक्विड नाइट्रोजन रहता है। क्वेश्चन आता है ना, किसके कारण रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है? फ्यूरॉन गैस के कारण, जो नाइट्रोजन का लिक्विड फॉर्म का है। टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट मेटलॉजिकल ऑपरेशन, यानी विभिन्न धातु शोधन संबंधी संचालन। समझना, विभिन्न धातु शोधन संबंधी संचालन में एक निष्क्रिय वातावरण प्रदान करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, ये जितने भी पैकेट बंद खाने हैं, आप लेज कुरकुरे की बात कर लो, तो वो आखिर कैसे सुरक्षित रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, जिसके कारण वो खराब नहीं होता है, आसानी से हम उसे यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक संरक्षक के रूप में किस गैस को यूज करते हैं? नाइट्रोजन को। जैसे आप ऐसे समझिए, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या कौन सा गैस यूज होता है? CO2 यूज होता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 यूज होता है और नाइट्रोजन में क्या यूज होगा? सॉरी, खाद्य पैकिंग यानी पैकेट बंद खाने में क्या यूज होगा? नाइट्रोजन यूज होगा। और CO2 कहां यूज होगा? तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 यूज होता है। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन की यौगिक की बात करें। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस आता है ना। राइजोबियम जो पौधे में होते हैं,
किस क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? CO2 O2 प्लस इसको अब H2O कर लो, H2O और सनलाइट। अभी कुछ देर पहले कहा आपको, यानी प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O और सनलाइट, वहीं प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन गैस आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए अमोनिया। यह भी क्या है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यौगिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है जो हैबर प्रक्रिया से तैयार होता है। प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, हैबर की प्रक्रिया से तैयार होता है। और एक चीज याद रखिएगा, हैबर की प्रक्रिया में लोहा को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है, हैबर प्रक्रिया में किस धातु को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं? लोहा को। ठीक है, और हैबर की प्रक्रिया क्या है? हैबर की प्रक्रिया में नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं और अमोनिया गैस को तैयार करते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में घुलनशील है। क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में घुलनशील है। एंड इट्स एक्विस सॉल्यूशन इन अल्कलाइन इन नेचर, और इसके जलीय घोल प्रकृति में क्षारीय है। यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। एक चीज याद रखें, जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं, विस्फोटक पदार्थ में भी अमोनिया का यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में तो करते ही हैं, यूरिया, और रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं। तो ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हमारा बनता है वो बनता है सर यूजेज, कि प्रयोग कहां कहां करते हैं। यही क्वेश्चन बनते हैं आपको। क्या अमोनिया का यूज कहां करेंगे? रेफ्रिजरेटर में करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं यूरिया, और एक्सप्लोसिव में भी करते हैं, विस्फोटक पदार्थ में भी करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाले गैस जो कहते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हास्य गैस के रूप में किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशा को तैयार करने में यूज करते हैं। अभी कुछ देर पहले कहा कि इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, विस्फोटक को तैयार करने में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। अब आ जाए फास्फोरस, सांकेतिक अक्षर P। इट इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, दैट इज व्हाई इट डज नॉट अक्योर इन फ्री स्टेट। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधातु है। यही कारण है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं होता है। जैसे ही यह मुक्त अवस्था में होगा, हवा के संपर्क में आएगा और क्या होगा? यह जल उठेगा, यह जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है, सर क्या सारा ऐसा ही है? नहीं, कुछ फास्फोरस, जैसे आप रेड फास्फोरस की बात करेंगे, रेड फास्फोरस है जिसका यूज, प्रयोग हम माचिस में करते हैं, मैच बॉक्स में करते हैं। अब ये कहां जल उठता है? हवा के संपर्क में। माचिस तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं रखा हुआ रहता है, तो मुक्त अवस्था में नहीं होता है। व्हाइट फास्फोरस की बात करें, व्हाइट फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो जलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रेड फास्फोरस की तुलना में व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे देखिए कहां यूज करते हैं। फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, टीथ, ब्लड नर्व्स एंड टिश्यूज। यानी हमारे लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस हमारे हड्डियों में पाया जाता है। हमारा दांत, फास्फेट, दांत में जो दांत के ऊपर है, दांत के अगर ऊपर की बात करेंगे तो सर इनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस
सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, दांत के ऊपर जो इनेमल का परत है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो फास्फोरस का यूज हड्डियों में करते हैं, दांतों में करते हैं, और फिर ब्लड नर्व्स यानी रक्त तंत्रिकाओं में करते हैं, और ह्यूमन टिश्यू में भी किया जाता है। ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के अपरूप, यानी फास्फोरस का अपरूप व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है। अब सर ये अपरूप जो है उसका यूजेज, व्हाइट फास्फोरस का यूज कहां होता है? क्या हमारे बॉडी में है फास्फोरस? रेड फास्फोरस का यूज कहां होता है? तो यूजेज देखते हैं। सबसे पहले बात करें रेड फास्फोरस की। देखिए, माचिस उद्योग में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस हमारे बॉडी में है। एक चीज समझना, व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस है? रेड, व्हाइट, ब्लैक। क्यों ऐसा होगा? रेड फास्फोरस का यूज करते हैं माचिस में। अब देखिए, घर में माचिस रखा हुआ खुद जलता है क्या? नहीं जलता है। लेकिन अगर हम सिमेट्री की बात करें, शमशान घाट की बात करें, समझना, रात में होता क्या है कि कभी कभी शमशान घाट में कुछ जलता हुआ दिखाई पड़ता है, तब हमें लगता है ना कि कुछ ना कुछ घटना घट रही है, जबकि ऐसा नहीं है भाई मेरे। जो हमारी हड्डी है उसमें व्हाइट फास्फोरस पाए जाते हैं, और ये व्हाइट फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। और बोन्स कंटेन 80% फास्फोरस, हड्डियों में 80% फास्फोरस होता है, 80% फास्फोरस होगा। आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें, एग्जिस्ट इन टू इलेक्ट्रॉप्स, टू इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स होगा, एक डायटोमिक और एक ट्राइटोमिक। डायटोमिक यानी O2 ऑक्सीजन, ट्राइटोमिक यानी O3 ओजोन। ऑक्सीजन के दो अपरूप मौजूद होते हैं। सबसे स्थिर द्विपरमाणुक के रूप में है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं O2, और सबसे कम स्थिर त्रिपरमाणुक के रूप में है जिसे ओजोन कहते हैं। तो यूजेज कहां है इसकी? ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। एक चीज समझना, जैसे कहीं आग लगता है, आग लगता है तो क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं उसको बुझाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि सर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है, समझना, यानी ये दहन में सहायक है लेकिन गैर ज्वलनशील है। गैर ज्वलनशील यानी ये खुद नहीं जलेगा लेकिन जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और यही जब कार्बन मोनोऑक्साइड डिजॉल्व होता है तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जो प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रैवल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और जब CO से ये क्या होगा? अभिक्रिया करेगा, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। कोयला खनन में अगर हम बात करें, जितने भी माइंस हैं, अब डायनामाइट, पहले डायनामाइट यूज होता था, अब डायनामाइट की जगह पे लिक्विड ऑक्सीजन को विभाजित करके कार्बन के साथ मिश्रित कर उपयोग लाया जाता है। यानी जब माइंस है उस माइंस में विस्फोट किया जाता है ताकि कोयला का खनन किया जा सके। तो पहले क्या किया जाता था? डायनामाइट से माइंस को उड़ाया जाता था, लेकिन अब डायनामाइट के जगह पे क्या यूज करते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन को तोड़ करके कार्बन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। ठीक है। O3 की बात किया, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज।
यानी अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन ऑक्सीजन पर पड़ने वाली सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की क्रिया द्वारा गठित होता है। अब सर गठित होता है यानी, और नुकसान भी करता है, और पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोककर सजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। एक क्वेश्चन आता है कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेज को, ये सन हो गया, और सन की बात करें, ये सन मान लें, इससे निकलने वाली यूवी रेज यहां वायुमंडल में समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है, और यह ओजोन परत यूवी रेज को क्या करता है, रोकता है, और फिर सजीवों यानी पृथ्वीवासी को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर सपोज मान लीजिए ओजोन नहीं होता तब क्या होता, जल उठते पूरे सजीव, यानी यूवी रेज हमारे लिए स्किन कैंसर यानी त्वचा रोग, जितने भी स्किन डिजीज हैं, सारे स्किन डिजीज के लिए जिम्मेदार कौन है, यूवी रेज है, जो सूर्य से निकलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, ओजोन को पानी को निर्जलित करने की और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन की स्थिति का पता लगाने के लिए, यानी सीधा सा समझिए कि आरओ, यूवी, देखते हैं अब जितने भी पानी को जो शुद्ध करने के लिए आरओ का यूज करते हैं, यूवी का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट का, तब पानी को हम जो शुद्ध करते हैं, जीवाणुनाशक और कीटाणुशोधक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो ओजोन का यूज करते हैं, यानी कहें ओजोन को पानी को निर्जलित करने और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन की स्थिति का पता लगाने हेतु जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज करते हैं। यानी अब सोचिए ओजोन हमारे लिए कितने बेनिफिट है, कितने महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए सल्फर। सल्फर अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द वोल्केनिक एरिया। एक क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में या वोल्केनिक इरप्शन में कौन सा गैस मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सल्फर। सल्फर का 5 अपरूप हैं। सल्फर के कितने अपरूप हैं, 5 अपरूप हैं। जैसे ऑक्सीजन के कितने अपरूप थे, तो O2 और O3 ये अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। वैसे ही सल्फर के 5 एलोट्रॉप हैं। सल्फर इज यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर उद्योग में गंधक पूर्ण रबर के निर्माण हेतु सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वल्कनीकरण क्या है, वल्कनाइजेशन क्या है। 1839 में गुडियर नामक वैज्ञानिक ने वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन नामक एक प्रक्रिया की खोज की, जिसमें हाई टेम्परेचर पे उच्च ताप और दबाव का इस्तेमाल करके रबर के साथ गंधक मिलाई जाती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे रसायनों का सम्राट यानी कहें विट्रियल ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स यानी तूतिया या रसायनों का सम्राट के रूप में जानते हैं। एक क्वेश्चन बराबर आता है कि इनमें से किसे रसायनों का सम्राट, रसायनों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, उसे तूतिया भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला हो गया H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार कैसे करते हैं, 2 तरीका है। पहला लीड चेंबर प्रोसेस और दूसरा कांटेक्ट प्रोसेस। यानी सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रक्रियाओं अर्थात लीड चैम्बर प्रक्रिया और संपर्क प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कैसे तैयार करते हैं, 2 तरीके से तैयार करते हैं। एक हो गया लीड चैम्बर प्रोसेस और एक हो गया कांटेक्ट प्रोसेस यानी संपर्क प्रक्रिया के द्वारा। अब आ जाइए हैलोजन। अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व, और यह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, केवल क्या हुआ कंबाइंड स्थिति में होता है। हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स and therefore they don't exist in the free state but exist only in combined form। फ्री स्टेट में कहने का मतलब क्या है
जैसे कार्बन, देखिए अगर हम ऑक्सीजन ही ले लें, मुक्त अवस्था में है किसी से, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं होगा, जैसे ही हम फ्री स्टेट में होगा किसी ना किसी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन आकर्षण होता है, ताकि वह मजबूत ऑक्सीकरण घटक के रूप में कार्य कर सके, और उनकी ऑक्सीकरण शक्ति फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती चली जाती है। यानी ये सब क्या, फ्लोरीन क्या है, हैलोजन है, आयोडीन से घटती चली जाती है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमेशा संयुक्त अवस्था में प्रकृति में क्लोराइड के रूप में होता है, क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन ऑलवेज प्रेजेंट्स इन द कंबाइंड स्टेट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, हमेशा यह संयुक्त अवस्था में होगा। क्लोरीन की खोज किसने की? पहली बार सीले द्वारा मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराकर की गई थी। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो देखते होंगे क्लोरीन की खोज किसके द्वारा की गई? क्लोरीन की खोज सीले के द्वारा की गई। कैसे किया गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया, अभिक्रिया कराया गया, तब जाकर क्लोरीन बनकर निकलता है। क्लोरीन का यूज हम कहां करते हैं? ब्लीचिंग घटक में, यानी पानी को साफ करने में। अब देखिए दो चीज बनता है, फ्लोरीन के जरिए फ्लोरीन पानी को दूषित करता है, क्लोरीन पानी को क्या करता है? शुद्ध करता है। जब आपके एग्जाम में पूछे जाए कि इनमें से कौन सा नन मेटल कहें या कहें कौन सा एलिमेंट जल को दूषित करता है, प्रदूषित करता है, फ्लोरीन। कौन शुद्ध करेगा? क्लोरीन करेगा। फिर बात करें, एक कीटाणुशोधक और ऑक्सीकरण घटक के रूप में यूज करते हैं, तभी वो पानी को हमारा शुद्ध करता है। आयोडीन आ जाइए, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले समझिए आयोडीन के कमी से क्या होगा? घेंघा या कहें गलकंड। अरे बात समझ में कि आयोडीन के कमी से कौन सा डिजीज होगा? घेंघा होगा, गलकंड होगा, ग्वाइटर जो कहें हम, यानी ग्वाइटर डिजीज किसे कमी से होगा? आयोडीन की कमी से। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका प्रयोग आयोडीन टिंचर के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। क्यों? ताकि ग्वाइटर घेंघा के इलाज में इसका प्रयोग किया जा सके। तो कभी कभी घेंघा भी रहेगा, गलकंड भी रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या पता है? स्टार्च को नीला विलयन में कन्वर्ट करता है। ये टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन इनटू ब्लू, किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा। अब आज ये नोबेल गैस या अक्रिय गैस, जो कुल मिलाकर 6 है। इट बिलोंग्स टू द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट में रहेगा पीरियोडिक टेबल में, या आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित है। कितने हैं? हीलियम 1, नियोन 2, ऑर्गन 3, क्रिप्टन 4, जेनॉन 5, रेडॉन 6 आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबेल गैसेस। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है सर? कुछ ऐसे अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस हैं जो ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में होंगे, कुछ ऐसे निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस हैं जो कम मात्रा में होंगे, तो कम मात्रा में होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो होंगे ही नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में है, कौन सा नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? आइए समझते हैं। यह हमेशा मुक्त अवस्था में होंगे। क्यों होंगे मुक्त अवस्था में? इसलिए होंगे कि किसी से ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन रेडॉन प्रकृति में मौजूद नहीं है। एक्सेप्शनल रेडॉन। क्यों? जितने भी निष्क्रिय गैस हैं सब वायुमंडल में मौजूद हैं, रेडॉन मौजूद नहीं है। क्योंकि जितने भी हल्की गैस थी,
जितने भी हल्की गैस थे यानी हीलियम, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ऑर्गन और नियॉन, सब के सब हल्की गैस हैं, लेकिन इन सब हल्की गैसों में रेडॉन सबसे भारी है, इसलिए यह वायुमंडल में मौजूद नहीं होता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है कहीं ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं भूकंप आने का हो और रेडॉन की मात्रा बढ़ती है, तब हमारे वैज्ञानिक अंदाज लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचुरल फिनोमिनन होने वाला है, प्राकृतिक घटना घटने वाली है। क्यों ये फ्री स्टेट में होंगे? दीज एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल, इन तत्वों में पूर्ण रूपेण रासायनिक संयोजन सेल जो होते हैं भरा है और इसलिए रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। 6 अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन होगा? ऑर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में होगा वायुमंडल में। अब 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक वायुमंडल हो गया हमारा और एक हो गया स्पेस, जहां वायुमंडल के ऊपर। तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस ऑर्गन है, लेकिन स्पेस में हीलियम है। वायुमंडल में ऑर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है, लेकिन ब्रह्मांड स्पेस कर दें या फिर यूनिवर्स कर दें। अब क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? ऑर्गन है। अगर कह दे कि वायुमंडल नहीं, स्पेस की बात किया या ब्रह्मांड की बात किया या यूनिवर्स की बात किया, तब क्या होगा कि हीलियम इज द मोस्ट अबॉर्डेंट गैस। वायुमंडल में जहां ऑर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में है, वहीं ब्रह्मांड में हीलियम सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है, क्योंकि तारों में भी मौजूद है, जितने सारे स्टार हैं सब में मौजूद है ये, है ना। अब यूजेस, जैसा कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका? यूजेज है। जो अस्थमा डिजीज है, रोगी है, जो अस्थमा पेशेंट है, या समुद्री चालकों, समुद्र में हम जब जाएंगे, समुद्री चालकों की जगह और अच्छे समझ ले गोताखोर, जो गोताखोर हैं, समुद्र के नीचे जाएंगे तो कौन से गैस का यूज करते हैं? जो सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन तो रहेगा ही और साथ ही साथ हीलियम होगा। क्यों? हीलियम किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। तो अस्थमा रोगियों और समुद्री चालकों या गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग कृत्रिम सांस के रूप में करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखते होंगे कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम। मौसम सूचक यानी वेदर इंडिकेटर में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम। विमानों के ट्यूब्स ऑफ एयरक्राफ्ट या कभी कभी टायर कह दे, कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी विमानों के ट्यूब, टायर में कौन सा गैस रहता है? हीलियम रहता है। सर आप सोचिए ना कि ये इतनी तेजी से इसके चक्के घूमते हैं, अगर ये रिएक्शन वाला होता तो भाई गर्म होता और गर्म होके ये विस्फोट हो जाता, लेकिन हीलियम किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। इस कारण से विमानों के ट्यूब, मौसम सूचक, गुब्बारे में हीलियम यूज करते हैं। गोताखोर जब किसी भी चीज को ढूंढने के लिए या ऐसे भी जाए समुद्र में, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेकर जाते हैं। फिर नियॉन का यूज कहां करते हैं? डिस्चार्ज लैंप, यानी जो प्रदीप्त लैंप है, जो जलता है, जो येलो कलर कह दे। फिर देखिए आप एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, यानी जितने भी विज्ञापन में जो येलो कलर का जो लाइट दिख रहा है आपको, उसमें नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहेंगे? तो जेनॉन इज नन एज स्ट्रेंजर गैस, और उच्च तीव्रता वाले फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूबों में जेनॉन और क्रिप्टन के संयुक्त मिश्रण का यूज किया जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े जो कैमरे हैं, बड़े कैमरे कहने का मतलब है जिसमें अच्छे से फोटोग्राफी हो, उसमें जेनॉन और क्रिप्टन का संयुक्त मिश्रण यूज करते हैं।
फिर रेडॉन का यूज कहां करते हैं सर? कैंसर के इलाज में। रेडॉन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑइंटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में एक लेप को तैयार करने में रेडॉन का यूज किया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक चीज समझना, अगर कहा रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरे होते हैं? आर्गन गैस। लेकिन अब आर्गन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है, तब क्या होगा? जब दोनों ऑप्शन अगर देगा तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को अटैच कर दिया। आप तो जानते ही हैं आर्गन का यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन भी यूज होता है। और जितने भी क्रिप्टन इज यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी कहें कि मीनस कैप लैंप्स। मीनस कैप यानी माइनर्स कहें, जितने भी माइनर्स हैं, माइनस यानी जो खनिक हैं, जो खनन करने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो सर पहले क्या होता था कि ओपन माइंस नहीं होता था, अब तो ओपन माइंस हो गया। आप अगर झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो देखोगे झारखंड में धनबाद, कतरास, झरिया में पहले ओपन माइंस नहीं था, तो लोग कोयले के खनन के लिए जमीन के नीचे जाते थे। तो भाई अंधेरा है तो कैसे जाएंगे? तो कुछ ना कुछ कैप लगा के जाएंगे, और उस कैप के सामने टोपी में एक लाइट लगी होती थी। उस लाइट में क्रिप्टन गैस यूज किया जाता था। तब क्वेश्चन क्या आएगा कि खनिक की टोपी या माइनस कैप लैंप्स में कौन सा गैस यूज किया जाता है? क्रिप्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में? तो सर ये था आपके नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स का यूज कहां देखा हमने। यानी आने वाले समय में जो नॉन मेटल से हैं वो काफी बेनिफिट होंगे आपके। कोई भी पेपर की बात करें, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, या फिर कहें एसएससी हो, या फिर कहें जितने भी जीएस बेस्ड पेपर हैं, ऐसा नहीं है कि जो राज्य में जो परीक्षाएं होती हैं सर उनके लिए हमें कहीं भागना पड़ेगा। कहीं नहीं भागना पड़ेगा भाई मेरे, ये सब के सब बेनिफिट हैं। तो यकीनन नॉन मेटल से जो आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।